कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्रलय को शर्टलेस देखकर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए प्रलय की तरफ देख रही थी। वहीं प्रलय के चेहरे पर भी इस वक्त काफ़ी बोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो एकटक सृष्टि की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़रों की तपिश सृष्टि को महसूस हुई, उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने कपड़े क्यों उतारे? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे? चले जाइए यहाँ से, वरना मैं बता रही हूँ आपको। अब तक मैं आपसे प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन अब मैं कोई लिहाज नहीं रखूँगी। मेरी नज़रों से दूर चले जाइए। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसे देखकर हैरान हुआ और सृष्टि के सामने आकर खड़ा हो गया। सृष्टि ने उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा और एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रलय उसकी इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा हुआ और उसने सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अब अपनी तरफ घुमाया। सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा झटका और बोली, आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सोच इतनी घटिया होगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ज़रूर आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। आखिर सब लड़के होते तो एक जैसे ही हैं। आपको क्या लगा कि मुझसे प्यार भरी बातें करके आप मुझे इस तरह से अपने जाल में फंसाएंगे और मेरे साथ ये सब करेंगे? आप सच में बहुत घटिया निकले मिस्टर राणा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय थोड़ा गुस्से से बोला, तुम बेशक से कुछ भी कह लो यूनिवर्स, मुझे सब बर्दाश्त होगा, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या किया है मैंने ऐसा जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? हालत देखो अपने, कैसे एकदम से कांपने लगी हो। बताना ज़रा मुझे, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें मैं घटिया लग रहा हूँ? सृष्टि ने अभी भी नज़र उठाकर नहीं देखा और उसकी सांसें भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। प्रलय उसके साथ क्या करना चाहता है ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और डर से उसकी हालत बुरी हो गई थी। आज तक उसने यही तो देखा था, मानो को इस तरह अपने सामने कपड़े उतारते और फिर जानवर की तरह खुद पर अटैक करते देखा, और वो सब उसके दिमाग में इस कदर बैठा हुआ था कि अब प्रलय का प्यार भी उसे मानो की हवस जैसा लग रहा था। उसे यूं खुद से नज़रें चुराते हुए देख प्रलय का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसे अपने बिल्कुल साथ लगा लिया। सृष्टि के हाथ प्रलय की शर्टलेस सीने पर थे और उसका गला सूखने लगा था। डर से उसकी हालत बुरी हो रही थी। वहीं प्रलय उसे यूं डरते हुए देख अपना आपा खो रहा था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक शर्ट उतारने पर तुम मेरे किरदार पर चली जाओगी यूनिवर्स, लेकिन एक बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लो। अगर मुझे जिस्म से प्यार होता ना तो इस दुनिया में लड़कियां कम नहीं है, लेकिन मेरा दिल है ना जो इस सृष्टि पर टिका है, जिसके जिस्म से मुझे रत्ती भर भी मतलब नहीं है। अगर मेरे कपड़े उतारना तुम्हें गलत लग रहा है ना तो ठीक है, मैं पहन लूँगा कपड़े, लेकिन मेरे कपड़े पहनने से अगर मेरा दिल तुम्हें साफ लगता है तो फिर वो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि बेशर्मी कपड़ों में कभी भी सिमट कर नहीं रहती और जो लोग जिस्मों से नहीं दिल से प्यार करते हैं ना, उनके सामने बेशक से कोई बेलिबास भी चला जाए, उनके ईमान को डगमगा नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई और प्रणय ने अब उसे एक झटके से छोड़ वापस जाकर अपनी शर्ट पहनी और शर्ट पहनते ही वहाँ से चला गया। सृष्टि बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी नज़र काफ़ी देर तक उस बालकनी पर रही जहाँ से प्रलय गया था, और वहीं प्रलय इस वक्त अपनी कार में बैठा गुस्से से कांप रहा था। उसे सच में हर एक चीज़ बर्दाश्त थी, लेकिन कोई उसके किरदार पर सवाल उठाए ये उसे बर्दाश्त नहीं था। हालांकि उसे सृष्टि पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि सृष्टि ने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा था वो बस उसी तरह से बिहेव कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी हो। प्रलय अब तक जितना भी वक्त उसके साथ था, उसने कभी भी ऐसी हरकतें नहीं की थी जिसकी वजह से उसे ऐसा लगे कि प्रलय को उससे कोई मतलब है।
बस उस फ़ोन कॉल के अलावा कभी उसे प्रलय पर कोई शक नहीं हुआ। हाँ, वो शरारतें करता था, लेकिन उसकी शरारतें भी एक हद तक होती थी, वरना जो लोग जिस्म के भूखे होते थे वो तो एक पल भी नहीं लगाते किसी को नोचने में, और प्रलय के साथ तो उसे 5-6 दिन हो गए थे। वो वापस अपने बेड पर आई और अपना सिर पीछे टेक से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रलय को कॉल कर सके। एक बार फिर कब वो गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं प्रलय भी वापस राणा मेंशन में आया तो उसकी नज़र कुसुम जी पर गई, जो हाल में ही उसका इंतज़ार कर रही थी। कुसुम जी को देखते हुए उसके चेहरे पर अभी तक जो टेंशन थी वो एकदम से चली गई और वो मुस्कुराते हुए कुसुम जी के सामने आकर खड़ा हुआ। कुसुम जी ने एक नज़र उसे गौर से देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, किसी से लड़के आए हो क्या? प्रलय ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। कुसुम जी मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। अच्छा ये बताओ, अपनी यूनिवर्स से लड़कर आए हो क्या? प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो चिढ़ते हुए बोला, पता नहीं मॉम, मेरी यूनिवर्स भी कैसी है? क्या उसे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता? वो मुझ पर शक करती है, मेरे किरदार पर शक करती है। क्या उसे मेरे दिल की तकलीफ़ महसूस नहीं होती? उसकी बातें सुनकर कुसुम जी को समझ तो नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन वो प्रलय को समझाते हुए बोली, कुछ लड़कियां इतनी जल्दी सहज नहीं हो पाती, अपने दिल की बात नहीं बता पाती। अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है ना कि तुम अपनी यूनिवर्स को कितना समझते हो सकता है उसके दिल में ऐसी कोई बात हो जो वो तुम्हें बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही, और उस बात की वजह से वो तुम पर कोई शक कर रही हो। वरना मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं जो किसी का दिल दुखाए। कुसुम जी की बातें सुनते हुए प्रलय को रियलाइज हुआ कि पिछले 2 दिन से वो सृष्टि में चेंज तो देख रहा है। उसे भी ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो सृष्टि उससे छुपा रही है। वो कुसुम जी के गले लगा और बोला, थैंक यू सो मच मॉम, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं जाकर अपनी यूनिवर्स को मनाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चला गया और रूम में आकर उसने एक बार फिर से अपनी टी शर्ट निकाली और साइड में फेंक दी। प्रलय जब भी बेड पर लेटता था तो अपनी शर्ट उतार देता था, और आज भी अपनी आदत के अनुसार वो शर्ट उतार कर बेड पर सिर्फ लेटने जा रहा था। लेकिन सृष्टि ने पता नहीं इस बात का क्या ही मतलब निकाल लिया। बेड पर लेटते ही उसने अपना फ़ोन लिया और सृष्टि को कॉल कर दिया, लेकिन सृष्टि का फ़ोन साइलेंट पर था और वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे अपना फ़ोन ना उठाते देख प्रलय, जो अब तक थोड़ा शांत हो चुका था, उसे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। शायद यही प्रलय की कमज़ोरी थी कि जितना वो शांत था उतना ही ज़्यादा वो गुस्से वाला भी था। अगर उसके अंदर प्यार का समंदर था तो गुस्से का तूफान भी उसके अंदर बहुत खतरनाक आता था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, दिस इज़ नॉट फेयर यूनिवर्स, तुम मुझसे नाराज़ हो, ये समझ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करोगी तो कहानी ख़त्म? नहीं यूनिवर्स, कहानी तो अभी शुरू हुई हो, जो ख़त्म तो कभी हो ही नहीं सकती। ये कहानी प्रलय की है और प्रलय का कोई अंत नहीं होता। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और इस बार शर्टलेस ही रूम से बाहर निकला। वो वापस बाहर की तरफ जाने लगा तो कुसुम जी, जो अभी उसके लिए किचन से खाना लेकर बाहर निकली ही थी, उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम कहाँ जा रहे हो और ऐसी हालत में? क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या तुम? कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, उसे मुझे कपड़ों में नहीं देखना, लेकिन मुझे तो उसके सामने यूं ही जाना है। मैं भी देखता हूँ कब तक मुझे नहीं देखेगी। ये बोलकर प्रलय तुरंत वहाँ से चला गया और कुसुम जी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। प्रलय जिद्दी है, ये बात तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन वो इस तरह की जिद करेगा, ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। प्रलय अपनी गाड़ी में बैठा और वापस वर्मा हाउस के लिए निकल गया। वो एक बार फिर से बालकनी के रास्ते से सृष्टि के कमरे में आया तो अंदर आते ही उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो अपनी जगह पर बैठी बैठी सो रही थी। वो जिस तरह से अनकंफर्टेबल हो रही थी वो उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था। उसे देखते हुए अब प्रलय का गुस्सा तो शांत हो गया, बल्कि अब उसे अपने पर ही गुस्सा आने लगा कि वो इस तरह से सृष्टि को छोड़कर ही क्यों गया।
अगर वो उससे नाराज़ हो रही थी तो वो उसे मना लेता, पर नहीं, उसका खुद का प्यार उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो गुस्सा तो कैसे हुई हो जाता। वो आगे आया और सृष्टि को अच्छी तरह से बेड पर लेटाकर खुद उसकी बगल में लेट गया। उसे इंतज़ार था सृष्टि के आंखों के खुलने का, जब वो उसे इस तरह से शर्टलेस देखे, और अगर इस बार वो कुछ कहेगी तो प्रलय ने सोच लिया था कि वो उसका मुंह कैसे बंद करेगा। कब उसकी आंखों के खुलने के इंतज़ार में प्रलय की खुद की आंखें लग गई, प्रलय को पता ही नहीं चला। सुबह के तकरीबन 8 बजे सृष्टि की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसने हल्की सी अंगड़ाई ली। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई तो उसने अपनी बगल में देखा। बगल में प्रलय को देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो तुरंत अपनी जगह से उठकर बैठी। उसका ध्यान जब शर्टलेस प्रलय पर गया तो उसने सबसे पहले अपने कपड़ों पर नज़र डाली। अपने कपड़ों को पूरी तरह से ठीक देखकर उसकी सांस में सांस आई। प्रलय ने जब हलचल महसूस की तो वो भी अपनी जगह पर उठकर बैठा और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स। सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे कल खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने प्रलय को गलत समझ लिया, लेकिन आज उसे एक बार फिर से ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय के इरादे वही हैं जो उसे समझ में आ रहे हैं। वो रोते हुए बोली, आखिर आपने प्रूफ कर ही दिया कि आप कैसे इंसान हैं। प्रलय ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। सृष्टि व्यंग से मुस्कुराई और बोली, कल जब आप यहाँ से चले गए ना तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आपने बात तो सही कह दी थी कि किसी भी इंसान के इरादे उसके कपड़ों से पता नहीं चलते, लेकिन अब जिस तरह से मेरे साथ मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते ना तो मेरा दिल जीतने की कोशिश करते, ना कि यूँ रात को मेरे बिस्तर पर आकर मेरे करीब। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर सृष्टि हैरान थी। उसे अपनी बात बोली भी नहीं जा रही थी क्योंकि आवाज़ में एक तकलीफ सी महसूस हो रही थी और प्रलय मुस्कुरा रहा था। प्रलय अचानक ही मुस्कुराते हुए रुका और बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बोलो ना, अपनी बात पूरी करो। सृष्टि अपना चेहरा हल्का सा घुमाकर बोली, मुझे कुछ नहीं कहना, सुबह हो गई है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मेरे घर वाले किसी भी वक्त आने वाले होंगे। प्रलय व्यंग से मुस्कुराकर बोला, तुमने अपनी बात बेशक से ख़त्म नहीं की यूनिवर्स, लेकिन मैं तुम्हारी बात का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा दिल जीतना ही नहीं है। जीतने के लिए कंपटीशन में आना होता है और तुम्हें हासिल करना मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। तुम मेरी हो, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और रही बात तुम्हारे जिस्म को पाने की, तो बेशक से कभी खुद बेलिबास मेरे सामने आ जाना। मेरी नज़रें भी तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें देख जाएं तो प्रलय राणा तुम्हारे कदमों में खुद को रख देगा। बेशक से ठुकरा कर चली जाना। एनीवे, गुड मॉर्निंग। ये बोलते हुए प्रलय सृष्टि के चेहरे के करीब हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। अभी कितने गुस्से में वो बात कर रहा था और अभी अचानक से उसे एक बार फिर से प्यार जताने लगा। इसका सिर इस वक्त इतना भारी हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, आज संडे है तो ऑफिस में तो हम मिलेंगे नहीं, लेकिन तुमसे मिले बिना मैं रहूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक तुम्हारे साथ अपना दिन ना बिता लूँ मेरा दिन पूरा हो ही नहीं सकता। फिलहाल जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि तुम्हारे घर वाले सच में वापस आने वाले हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जब शरारती मुस्कुराहट आ गई तो सृष्टि ने उसे तिरछी नज़रों से देखने लगी। प्रलय बेड से उठा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, सोचा था कि बीबी के हाथों से रोज़ सुबह चाय पिया करूँगा, लेकिन यहाँ तो बीबी बस मुझे भगाने का काम करती है। खैर, वो दिन भी आएगा जब सुबह होगी, आंखें खुलते ही तुम्हारा चेहरा होगा, तुम्हारे बालों से गिरता हुआ पानी मेरे चेहरे पर होगा और तुम्हारे हाथों में मेरी चाय होगी। ये बोलते हुए प्रलय मुस्कुराया और बेड पर बैठी हुई सृष्टि का दिल जोरों से धड़क उठा। प्रलय एक बार फिर से बालकनी के रास्ते से चला गया तो सृष्टि तुरंत बालकनी की तरफ भागती हुई आई, क्योंकि वो शर्ट पहनकर ही नहीं गया था। लेकिन फिर वो अंदर आई तो अंदर भी उसे प्रलय की शर्ट कहीं नहीं मिली। उसने अपने माथे पर अपना होठ रख लिया और ये सोचने लगी कि वो शर्ट कहाँ गई। अगर किसी ने वो शर्ट उसके कमरे में देख ली तो पक्का प्रलय आ जाएगा।
अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से जोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने एक भारी भरकम चीज़ नीचे ज़मीन पर फेंकी हो। वो तुरंत बाहर की तरफ आई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। सामने संतोष जी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। और तभी बिन्नी और राघव जी को भी किसी ने बाहर की तरफ से अंदर धक्का दिया और वो दोनों भी सीधा ज़मीन पर आ गिरे। सृष्टि हैरानी से संतोष जी, राघव जी और बिन्नी को देख रही थी, जिन्हें कुछ लोगों ने घर के अंदर इस तरह से फेंका था जैसे वो कोई फ्रूट सब्जी की बोरियां हों। उन्हें देखकर सृष्टि तुरंत उनकी तरफ भागी और संतोष जी के पास बैठकर बोली, ये आपको क्या हुआ माँ जी? ये आपकी ऐसी हालत किसने की? आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? ये बोलते हुए उसने संतोष जी के गाल पर अपना हाथ रखा तो संतोष जी दर्द से कराह उठे। पूरी रात उन्हें रस्सियों से बांध कर लटकाया गया था और आज सुबह सुबह नाश्ते की जगह उनकी पिटाई से खातिरदारी की गई थी। उनके चेहरे से लेकर हाथों पैरों पर छपे हुए निशान बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कायदे से कूटा है। संतोष जी दर्द से कराहते हुए बोले, हाथ मत लगाओ, दर्द होता है। आह, मर गई, कीड़े पड़ेंगे उसने, जिसने मेरी हालत की, खून के आंसू रोएगा। राघव जी भी गुस्से से बोले, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरा मानो आ जाए, उसके बाद मैं पता लगा कर रहूँगा कि ये सब हरकत किस कुत्ते ने की है। वहीं बिन्नी भी रोते हुए बोली, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। आप दोनों की वजह से उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, मेरा पेरा चेहरा बिगाड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। मेरे कॉलेज में होली की पार्टी है, मैं वो कैसे अटेंड करूंगी? उसकी बातें सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी जो हालत थी वो ज़मीन से उठकर खुद ब खुद बेड तक जाने की भी नहीं थी और वो होली पार्टी में जाने की बातें कर रही थी। और उसका दिल तो ये सोचकर कांप रहा था कि कहीं इन लोगों की हालत के पीछे प्रलय का तो हाथ नहीं, कहीं प्रलय ने ही तो उसके ससुराल वालों की इस तरह से पिटाई नहीं कर दी। संतोष जी दर्द से तड़पते हुए बोली, ये जो कोई भी है ना, मैं सच बता रही हूँ, इसे तो मैं ऐसी बद्दुआ दूंगी कि देखना, जैसे आज मैं दर्द से तड़प रही हूँ ना, वैसे ही ये भी दर्द से तड़पेगा और बहुत तड़पेगा, मुझसे भी ज़्यादा। उनकी बद्दुआ सुनकर सृष्टि अपनी सोच में गुम हुई बोले, प्लीज़ आप उन्हें ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। सृष्टि नीचे ज़मीन पर आ गिरी और होश में भी। संतोष जी गुस्से से कांपते हुए बोले, अभी भी तुम्हें उन लोगों की पड़ी है जिन लोगों ने हमारा ये हाल किया। ऐसे नहीं कि हमारी मदद करे और हमें कमरे में लेकर जाए, पर नहीं, तू तो हमारी ये हालत देखकर खुश हो रही होगी। तेरे जलते हुए दिल को तो ठंडक पड़ गई होगी। और तुझे क्या ही चाहिए था? यही सभी तो चाहिए था तुझे। कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी आशिक से तूने ही ये सब करवाया हो, मानो के जाने का फायदा उठा रही हो। सृष्टि तुरंत अपना सिरनामे हिलाते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं ये भला सब क्यों करवाऊंगी? मैं आप लोगों की ऐसी हालत क्यों करवाऊंगी? मुझे तो आप लोगों की हालत देखकर रोना आ रहा है। विन्नी उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए बोली, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि हम पूरी रात गायब थे, कल से हम घर पर नहीं हैं, तो तुमने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की हम हैं कहाँ पर? और तो और मुझे इस बात का भी जवाब दो कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और इस घर में आराम फरमा रही हो। तुम्हें उन लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम भी तो इस घर की मेंबर हो ना। सृष्टि का चेहरा डर से कांपने लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया, और अगर ये सब प्रलय ने किया है तो क्यों? उसे प्रलय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सृष्टि हड़बड़ाते हुए बोली, आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। मैं तो आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने आसपास के लोगों से पता भी किया, लेकिन आपके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अभी थोड़ी देर बाद में पुलिस स्टेशन आप लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने ही जा रही थी। संतोष जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, रिपोर्ट तो मैं लिखवाऊंगी उस इंसान के खिलाफ जिसने हमारे साथ ये किया। मैं भी देखती हूँ आखिर है कौन वो शैतान जिसने हम लोगों के साथ ये घटिया हरकत की है। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला, वो तुरंत नीचे की तरफ वापस गिरी और एक बार फिर से उनकी दर्द से चीख निकल गई।
राघव जी किसी तरह हिम्मत करके खड़े हुए और फिर उन्होंने और सृष्टि दोनों ने ही संतोष जी को संभाला और उन्हें कमरे में लेकर गए। विन्नी भी किसी न किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने रूम में चली गई थी। सृष्टि उन लोगों को रूम में छोड़कर तुरंत किचन में आई और उनके लिए मरहम पट्टी का इलाज करने लगी। उसने उन लोगों की चोटों के लिए हल्दी और कई आयुर्वेदिक चीज़ डालकर लेप बनाया और जल्दी से संतोष जी और राघव जी के कमरे में गई। लेप और दवाइयाँ उन्हें देने के बाद वो उन्हें देखते हुए बोली, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म दूध तैयार करके लाती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से किचन में आई और उनके लिए दूध और नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। मन ही मन रहकर वो प्रलय के बारे में सोच रही थी। उसने सोच लिया था कि वो प्रलय से फ़ोन करके पूछेगी कि उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब प्रलय ने ही किया है। वो मन ही मन बोली, आपने ये सब ठीक नहीं किया मिस्टर राणा। मेरे सामने आप कितने भोले भाले और मासूम बनते हैं, कितना अच्छा होने का दिखावा करते हैं, और आपकी हकीकत ये है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आपने मेरे परिवार वालों के साथ ये सब क्यों किया। कुछ देर बाद वो हल्दी वाला दूध लेकर संतोष जी के कमरे में आई तो बिन्नी भी वहीं पर थी। उन्होंने जैसे ही नाश्ते और दूध की ट्रे देखी तुरंत उस पर लपक पड़े। भूख की वजह से उन तीनों की जान निकल रही थी। वो तीनों लोगों के हिसाब से ही नाश्ता बनाकर लेकर आई थी, लेकिन जब 2 मिनट में ही वो नाश्ता खत्म हो गया तो संतोष जी, विन्नी और राघव जी सृष्टि को एक बार फिर से देखने लगे। तो सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं जल्दी ही दोपहर का खाना बना लूँगी, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे दाल सब्जी लानी पड़ेगी, पर मैं जल्दी ही ले आऊँगी, तब तक आप लोग आराम कर लीजिए। संतोष जी गुस्से से बोली, और तुझसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तेरे होते हुए कभी हमें ढंग से खाना मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जा दफ़ा हो यहाँ से, अब मनहूस सी शक लेकर मेरे सामने खड़ी मत रह। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि ने अपना चेहरा झुकाया और रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर वो सीधा अपने कमरे में आई, क्योंकि वो सुबह से नहाई तक नहीं थी। वो सीधा वॉशरूम में आई और फिर कुछ देर बाद अपना रूम समेट कर वापस बाहर की तरफ आ गई, ताकि घर के बाकी कामकाज भी जल्दी से निपटा सके। उसे सब काम खत्म करके दाल सब्जी लेने बाजार भी जाना था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन। हार्दिक की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और हार्दिक सीधा राणा मेंशन के बेसमेंट एरिया में आया। बेसमेंट एरिया जो राणा मेंशन का सबसे लग्जेरियस और सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वहां पर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल और उसके बिल्कुल सामने स्नूकर टेबल और उससे कुछ ही दूरी पर टेनिस टेबल भी था। साथ ही साथ जिम के कुछ इक्विपमेंट भी रखे हुए थे और फिलहाल वहां पर लाउड म्यूजिक चल रहा था। अंदर आते ही हार्दिक की नज़र सामने स्नूकर टेबल पर गई, जहां पर प्रलय इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक लोअर पहनकर खड़ा था और उसके हाथों में वो स्नूकर क्यू थी, जिससे वो बॉल्स पर निशाना लगा रहा था। जैसे ही उसने वो निशाना लगाया और क्यू को आगे की तरफ किया, सारी बॉल्स एक साथ हिली और पॉकेट के अंदर चली गई। हार्दिक मुस्कुराते हुए प्रलय के पास आया और बोला, कितने दिनों बाद तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, वरना आजकल तो ना जाने तुम किस दुनिया में खोए हुए हो। प्रलय ने टेबल पर झुके हुए नज़रें उठाकर हार्दिक की तरफ देखा और बोला, दुनिया में नहीं, उस दुनिया का नाम है सृष्टि, मेरी यूनिवर्स। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई थी। अब वो सर्वेंट ने बॉल्स फिर से प्लेस कर दी और अब एक बार फिर से प्रलय ने क्यू को आगे की तरफ किया तो वो सारी बॉल्स एक बार फिर से पॉकेट हो गई थी। हार्दिक प्रलय के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, लेकिन अगर तू अपनी सृष्टि में खोया भी हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं बाकी सबको भूल जाए। तुझे पता है कल तूने एक मीटिंग अटेंड नहीं की जो रात को होने वाली थी, और रात को तुझे मिस्टर गर्ग की पार्टी में भी जाना था, वहाँ भी नहीं गया। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया और स्नूकर क्यू छोड़कर वहाँ बने हुए पूल एरिया में आया और सामने बिल्कुल नीले पानी की तरफ देखते हुए बोला, प्रलय राणा को अपनी सृष्टि के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और प्रलय राणा सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ जाने से उसका फ़ायदा हो। यूं ही हर जगह पर जाता रहेगा तो प्रलय राणा की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। ये बोलकर प्रलय ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। टी शर्ट उतारते वक्त सृष्टि का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। हार्दिक अब उसके पीछे पीछे पूल एरिया की तरफ आया और बोला,
चलो ये बात भी सही है, लेकिन ये बताओ कि कल क्या हरकत की है तुमने। सृष्टि के घर वालों को पिटवा दिया, मतलब अगर उन लोगों को पता लगा कि ये सब तुमने किया है तो तुम जानते भी हो क्या हो सकता है। प्रलय जो पुल के अंदर जा चुका था वो एकदम से पानी से अपना सिर बाहर निकाल कर किनारे पर आया और हार्दिक की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उन्हें बताएगा कौन। अगर उन्हें पता लग गया तो भी वो मेरा क्या ही कर लेंगे। उनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी। मेरा कुछ बिगाड़ना तो दूर की बात है। ये बोलकर प्रलय पीछे की तरफ पानी में गिरने लगा, लेकिन तभी हार्दिक बोला, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रलय, लेकिन तेरी यूनिवर्स उसका क्या। तू जानता है जब कोई इंसान गुस्से में हो तो वो सबसे ज़्यादा गुस्सा किस इंसान पर उतारता है, उस पर जो सामने से ना ही कोई जवाब दे सकता है और ना ही किसी से कुछ कह सकता है। सृष्टि उन लोगों में से है जो सब कुछ होते हुए भी बेबस है, और बेबस लोगों के साथ रहने वाला लोग उन्हें इंसान नहीं अपना गुस्सा निकालने का जरिया समझते हैं। अगर उन लोगों ने सृष्टि के साथ कुछ। अभी हार्दिक बोल ही रहा था कि प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कसने लगी। उसने वहीं साइड में रखा हुआ एक कांच का गिलास उठाया और उसे जोर से हार्दिक की तरफ फेंका। हार्दिक ने उसे गिलास को एक झटके से कैच किया, वरना वो गिलास सीधा उसके चेहरे पर आकर लगता। वो एकदम हैरान रह गया। प्रलय का गुस्सा तो उसने पहले भी बहुत बार देखा था, लेकिन ये गुस्सा बहुत अलग था। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, आइंदा मेरे सामने बकवास करने से पहले 2 बार सोच लेना हार्दिक। कोई और होता तो मैं उसकी तरफ ये गिलास नहीं फेंकता। उसके साथ मैं क्या करता ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसकी बात सुनकर हार्दिक बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम पागल हो गए हो प्रलय। वो शादीशुदा है और एक शादीशुदा लड़की के लिए तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हें सच में पागल कर देगा। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय फुर्ती से पुल के बाहर आया और अगले ही पल उसने हार्दिक के पास आकर उसके गले को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए पीछे की तरफ ले गया। हार्दिक पीछे दीवार से लगा और प्रलय उसके चेहरे पर झुककर बेहद गुस्से से बोला, लगता है तुम्हें प्यार से मेरी बातें समझ में नहीं आई हार्दिक। तू दोस्त है मेरा, दोस्त बनकर रहा कर। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अगर मैं सृष्टि के लिए पागल हूँ तो पागल ही सही, लेकिन पागलपन तो मेरा सृष्टि के लिए रहेगा ही, और वो क्या है क्या नहीं आई डोंट केयर। बस इतना पता है कि वो मेरी है। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। हार्दिक अब कुछ बोलने लायक रह ही नहीं गया था। कुछ देर बाद सृष्टि सड़क के किनारे थी और उसके हाथ में एक बैग था जो फिलहाल खाली था। वो सामने की तरफ देखते हुए चले जा रही थी। तभी एक गाड़ी उसके पीछे पीछे आई और उसकी बैक सीट से एक शख्स बाहर निकला और उसने सृष्टि के पीछे से आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे गाड़ी में लेकर बैठ गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सृष्टि को कुछ पता ही नहीं चला, और सड़क पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए किसी और को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही सृष्टि गाड़ी के अंदर बैठी, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, खुद प्रलय था। प्रलय को देखकर वो गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर राणा, आप मुझे ऐसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं। छोड़िए मुझे नीचे उतारिए गाड़ी से। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मैं चाहता तो तुम्हें पूरी तरह से किडनैप भी कर सकता था। सिर्फ तुम्हारे मुंह पर हाथ रखकर तुम्हें गाड़ी में नहीं बिठाता, बल्कि तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी लगा सकता था। लेकिन मैं बेवजह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम मुझे करने नहीं दोगी। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने आगे की तरफ देखा जहाँ पर एक ड्राइवर बैठा था। उसने अपनी नज़रें हल्की सी झुकाई हुई थी। तभी प्रलय ने पार्टीशन ऑन किया और अब सृष्टि की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि उसे सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो गाड़ी कम और उसके लिए एक रूम ज़्यादा लग रही थी, जिसमें सिर्फ प्रलय और सृष्टि थे। वो एक बार फिर से प्रलय की तरफ देखने लगी तो प्रलय ने तुरंत सीट पर अपने आप को पसारते हुए सृष्टि की गोद में अपना सिर रख दिया और बोला, तो कैसा लगा। उसके सवाल पर सृष्टि को ऐसा लगा जैसे वो पूछ रहा हो कि उसने जो उसके ससुराल वालों के साथ किया वो उसे कैसा लगा। वो गुस्से में बोली, निहायती बदतमीज हैं आप। आपको पता है आपने कितना बड़ा पाप किया है। यूं ही किसी पर हाथ उठाना, किसी को दर्द में तड़पाना, किसी के साथ इतना बुरा सलूक करना कितनी बुरी बात होती है।
कितना बड़ा गुनाह होता है और आपने ये सब किया क्यों? किसने हक दिया आपको मेरे घर वालों को इस तरह से परेशान करने का? उसकी बात सुनकर प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने कौन सा किसी को दर्द दिया है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर राणा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। माना मैं आप जितनी चालाक नहीं हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि आपकी हरकतों को समझ ना पाऊँ। प्रलय गुस्से से बोला, यहाँ पर मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ और तुम बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। ये सब बातें बंद करो और ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। उसका सवाल सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय ये कैसा ही सवाल उससे पूछ रहा था, लेकिन उसके सवाल पर उसने एक नज़र प्रलय की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रलय ने सिर्फ सैंडो पहना हुआ था, उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसे यूं देखकर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, वैसे तो कपड़ों का ढेर है मेरे पास, लेकिन अब से मुझे शर्टलेस ही रहना है। मैं भी देखता हूँ तुम कितना ही टाइम मुझे इग्नोर करती हो। सृष्टि गुस्से से बोली, ये सब क्या बदतमीजी है मिस्टर राणा? आप ना सच में पागल हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तो डॉक्टर भी तुम और मेरा ट्रीटमेंट भी तुम। सृष्टि गुस्से से बोली, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे गाड़ी से उतार दीजिए या फिर पहले शर्ट पहनिए और फिर मुझसे बात कीजिए। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ऑप्शन रिजेक्ट। कोई और ऑप्शन है तो बताओ, वरना ऑप्शन मैं तुम्हें दे देता हूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके साथ बात करना ही फिजूल है। अब बस मुझे गाड़ी से उतारिए। प्रलय बिना उसकी बात का जवाब दिए अपनी बात करते हुए बोला, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। अब सिर्फ डिसीजन होगा, और क्या डिसीजन होगा ये तुम्हें अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि इस वक्त प्रलय जो बात कह रहा था वो कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सख्त थे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक रिसोर्ट के बाहर रुकी तो सृष्टि की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वो सिर्फ सब्जी लेने मार्केट की तरफ आई थी और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप कर दीजिए, या फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। अगर किसी को पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय साइड में रखी हुई अपनी शर्ट लेकर गाड़ी से बाहर निकल गया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय शर्ट पहनते हुए ही उसकी तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला, तुम्हारे सामने शर्टलेस रहना है मुझे, बाकी सबके सामने नहीं, क्योंकि अगर बाकी सबके सामने शर्टलेस रहा तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी जाना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर एक पल के लिए सृष्टि भी अपनी प्रॉब्लम्स भूल गई। प्रलय ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सृष्टि ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी, और वहीं उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर प्रलय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वैसे तो ये सब मैं बहुत ग्रैंड वे में प्लान करने वाला था, लेकिन फ़िलहाल अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता, इसलिए। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि की नज़र अपने आसपास गई, जहाँ पर नीचे पूरी ज़मीन फूलों से ढकी हुई थी। बहुत बड़े बड़े हार्ड रेड रोजेस की पंखुड़ियों के साथ बनाए गए थे। हालांकि शाम का वक्त था, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने की तरफ बैलून से डेकोरेशन की हुई थी और सामने बना हुआ पुल बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। उसे भी गुलाब की पंखुड़ियों से ही डेकोरेट किया गया था, और सामने एक टेबल भी था जिस पर एक शैंपेन की बोतल रखी हुई थी और साथ ही 2 गिलास। उसके साथ ही एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था जो गिफ्ट बॉक्स लग रहा था। ये सब देखते हुए सृष्टि हैरान रह गई। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर राणा? प्रलय मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया यूनिवर्स? कोई बात नहीं, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ लेकर जाना शुरू किया। तो जैसे जैसे सृष्टि के कदम चलने लगे, वैसे वैसे साइड में खड़े म्यूजिशियन म्यूजिक बजाने लगे।
वो सब देखकर सृष्टि का दिल कांप रहा था। अगर किसी ने उसे यहाँ पर देख लिया तो आज आफत आ जाएगी। ये सोचकर ही उसने अपना हाथ प्रलय से खींचना चाहा, लेकिन प्रलय ने उसे घूरकर देखकर बोला, मुझे जो चीज़ करनी होती है ना यूनिवर्स, वो मैं करके रहता हूँ, और अगर उस चीज़ में कोई रुकावट बने तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं। फिर चाहे रुकावट देने वाला कोई भी क्यों ना हो, मेरी यूनिवर्स ही क्यों ना हो। उसकी धमकी सुनकर सृष्टि का गला सूखने लगा। वो प्रलय के साथ एक बार फिर से अपने कदम बढ़ाने लगी तो प्रलय अब हल्का सा मुस्कुराते हुए उस टेबल की तरफ लेकर आया और उसे देखते हुए बोला, दिल की बात तो मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी कह सकता हूँ, लेकिन पहली बार तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज कर रहा हूँ तो सोचा थोड़ा सा मैजिक क्रिएट किया जाए। ये बोलते हुए उसने हल्की सी दाएं तरफ अपनी नज़र घुमाई तो सृष्टि ने भी उस तरफ देखा जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ही अब वहाँ पर छोटे छोटे कार्ड बनने शुरू हुए और वो कार्ड जब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उससे सृष्टि की एक तस्वीर बन रही थी। सृष्टि की वो तस्वीर जो आज तक प्रलय की आंखों में छपी हुई थी। अपनी ही इतनी बड़ी तस्वीर को देखकर सृष्टि ने 2-3 बार पलकें झपकाई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन सामने जो तस्वीर बनी थी उस तस्वीर में वो बेहद मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन सामने जो तस्वीर बनी थी उस तस्वीर में वो बेहद खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है ये पिक्चर तब की है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें देखा इन आँखों ने था और बस तुम दिल में गए। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी। मिलती भी कैसे, तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी और मैंने सारी बात किस्मत पर छोड़ दी थी कि जब तुम मुझे मिलनी होगी मुझे मिल जाओगी। पर जब दूसरी बार तुम्हें देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। बस उसी दिन तुम्हारे बारे में सब पता लगवा लिया और अब मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। सो शादी करनी है मुझे तुमसे। जैसे जैसे प्रलय अपनी बात कह रहा था वैसे वैसे अब सृष्टि की फ़ोटोज़ के नीचे आई लव यू के कार्ड बनते जा रहे थे। लेकिन प्रलय की पूरी बात सुनते हुए सृष्टि ने उन कार्ड पर से अपना ध्यान हटाया और प्रलय की तरफ देखने लगी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती लेकिन धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं शादीशुदा हूँ मिस्टर राणा। प्रलय बेफिक्री से बोला, वो शादी मेरी नज़रों में शादी नहीं है और उस शादी को तोड़ने का इंतज़ाम भी मैंने कर लिया है। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर उठाए और उन्हें सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। सृष्टि बस एकटक उन प्रलय को और उन पेपर्स की तरफ देखे जा रही थी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, साइन करो इन पर, ये तुम्हारे और मानव के डाइवोर्स पेपर हैं। तुम्हारे पेपर्स पर साइन होते ही मानो से इन पर साइन मैं खुद ब खुद ले लूँगा और तुम दोनों के साइन होते ही डिवोर्स भी हो जाएगा और जल्द से जल्द हमारी शादी। प्रलय की बातें सुनते ही सृष्टि के होश उड़ चुके थे। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बहुत से ख्वाब देख रखे हैं मैंने यूनिवर्स, और अब उन ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ गया है और मेरा सबसे बड़ा ख्वाब जो तुम खुद हो अब वो भी पूरा होगा। प्रलय राणा का प्यार प्रलय राणा की बाहों में होगा, उसके पास और उसके साथ होगा। सृष्टि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय की तरफ देखा और एक झटके से उसे खुद से अलग कर दिया। सृष्टि का रिएक्शन देखकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? वेल, इन पेपर्स पर साइन तो होते रहेंगे, पहले मैं तुम्हें अपना तो बना लूँ। ये बोलकर प्रलय घुटनों के बल नीचे बैठा और सृष्टि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सृष्टि अभी भी बस एकटक उसे देख रही थी। उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था। जब सृष्टि ने अपना हाथ प्रलय की तरफ नहीं बढ़ाया तो प्रलय ने खुद उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर उसकी रिंग फिंगर में पहना दी। सृष्टि का हाथ एकदम से कांप उठा। अगले ही पल उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय से खींचा और बोली, सोचिएगा भी मत, ये सब मुझे नहीं पता था मिस्टर राणा कि आप जो मेरे साथ बेफजूल की बातें कर रहे हैं उसके लिए आप इस हद तक जाएंगे, उन बातों के लिए अब इस हद तक सीरियस होंगे। लेकिन आप बेशक से कुछ भी सोचिए, कुछ भी कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मानव को डिवोर्स नहीं दूंगी। मानव की बीवी हूँ मैं, उनसे शादी हुई है मेरी और अब ये शादी तब टूटेगी जब मैं अपनी आखिरी सांस। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय तुरंत अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठा और अचानक ही उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया।
उसने बहुत ज़्यादा कसकर सृष्टि का चेहरा पकड़ा हुआ था और सृष्टि की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। प्रलय भी पूरी तरफ से कांप रहा था और उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, ऐसा कुछ मत कह देना यूनिवर्स जो मैं सुनना नहीं चाहता। सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, सुनना पड़ेगा आपको। आज तक मैं आपकी बातें सुनती आई हूँ, लेकिन आज आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। जरा होश में आइए मिस्टर राणा, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए। आपके सामने जो लड़की खड़ी है ना, उसका नाम है सृष्टि मानव वर्मा, और सृष्टि मानव वर्मा के नाम से ये मानव वर्मा तब हटेगा जब वो एक इंसान नहीं, वो एक लाश बन जाएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। सृष्टि का चेहरा एक तरफ को हो गया और प्रलय की उंगलियों के निशान उसके गाल पर आ गए। जैसे ही प्रलय ने वो देखा, उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और तुरंत सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थामने के लिए आगे की तरफ आया। लेकिन वो सृष्टि को हाथ लगाता और उसे कुछ कहता, उससे पहले ही सृष्टि ने नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने सोचा था आप में और मानव में बहुत फ़र्क है, लेकिन आप भी मानव ही निकले। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे और वो तुरंत वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई। उसकी बात सुनकर प्रलय एकदम सुन्न रह गया। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका और गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सृष्टि पर अपना हाथ कैसे उठा दिया। जिस पर वो खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस पर उसने खुद ही हाथ उठा दिया। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसकी नज़रें सामने टेबल पर रखे हुए गिलास पर गई और उस गिलास को उसने अपने हाथों में उठा लिया। वो गिलास इस वक्त उसके हाथों से इतना ज़्यादा कसा हुआ था कि तड़ाक की आवाज़ के साथ ही वो गिलास एकदम से टूटा और कांच प्रलय के हाथों में चुभ गया। उसके हाथ से खून बहने लगा था। वो गहरी सांसें लेते हुए बोला, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी यूनिवर्स पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? वो यूनिवर्स है मेरी, मैं उसे तकलीफ़ कैसे दे सकता हूँ? पर वो क्यों नहीं समझती? वो मेरी यूनिवर्स है, उसे मेरा होना है। मेरा होने के लिए उसे मानव को तो छोड़ना पड़ेगा ना। नहीं, मैं मानव को उसके साथ नहीं रहने दूंगा। मुझे मेरी यूनिवर्स चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी यूनिवर्स को मेरे अलावा और कोई देख भी नहीं सकता। उसके साथ रहना तो दूर की बात, तुम्हें मेरा होना ही होगा यूनिवर्स। यू हैव टू बी माइन। जहाँ एक तरफ प्रलय गुस्से से पागल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बस सड़क पर दौड़े जा रही थी। आज तक प्रलय ने उसके साथ कोई बदतमीजी, कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। कभी उसे उन नज़रों से नहीं देखा था कि सृष्टि को कुछ तकलीफ हो। लेकिन जब आज प्रलय ने सृष्टि पर हाथ उठाया तो वो थप्पड़ सिर्फ सृष्टि के गाल को नहीं, जैसे उसके दिल को लगा था, जो धीरे धीरे प्रलय के रंग में रंग रहा था। हालांकि इस बात का एहसास सृष्टि को नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्रलय अपनी जगह बना चुका था। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर प्रलय राणा, बहुत बुरे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी आपकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूँगी। मैं मानव को कभी डिवोर्स नहीं दूँगी और मानव के अलावा इस सृष्टि पर कभी किसी का हक नहीं होगा। वो रोते हुए ये सब बोल ही रही थी कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। जैसे ही वो गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, वो एकदम से चौंक गई और डर उसके चेहरे पर झलकने लगा। अगले ही पल उसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट से प्रलय बाहर निकला और उसके सामने आकर खड़ा हुआ और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी में बैठो। सृष्टि चुपचाप उसे देख रही थी। जब प्रलय की बात खत्म हुई तो वो उसके बगल में से होकर जाने लगी, लेकिन प्रलय ने कसकर उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा, सृष्टि को अपनी कलाई पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने तुरंत प्रलय के हाथ की तरफ देखा तो उस पर से खून अभी भी तेजी से बह रहा था। वो एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये क्या है मिस्टर राणा, आपके हाथ से खून खून? ये बोलते हुए उसने प्रलय के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हें दर्द दिया था तो इतना तो खुद के लिए भी बनता था ना यूनिवर्स। उसकी बात सुनकर सृष्टि एक बार फिर से उसकी तरफ हैरानी से देखती ही रह गई। वो गुस्से से बोली, आप पागल हैं क्या मिस्टर राणा? ऐसे कोई खुद को दर्द देता है क्या? आपको बैंडेज करवानी होगी। आप अपनी गाड़ी में मेडिकल बॉक्स होगा ना, प्लीज़ जल्दी से उसे निकालिए। अपने हाथ में दवा लगाइए, आप इसे साफ कीजिए, इस पर पट्टी बांध दीजिए।
प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस पर तो पट्टी बांध लूंगा, लेकिन जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी है उसका मरहम। उसका सवाल सुनकर सृष्टि ने एक बार फिर से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत जोर से मारा था मैंने, दर्द भी हुआ होगा और तकलीफ दिल में हुई होगी। सृष्टि एक बार फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तकलीफ अपनों से होती है मिस्टर राणा, और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय एक बार फिर से गुस्से में कंट्रोल खोने लगा। उसका चेहरा कांप रहा था। उसने सृष्टि के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, तुम क्यों ये सब बोल रही हो? तुम्हें पता है ना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्यों बोले जा रही हो? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है? अगर इस यूनिवर्स का किसी के साथ कोई रिश्ता है ना तो वो प्रलय है, और अगर हम दोनों के बीच कभी कोई आया ना तो ये प्रलय उसकी जान ले लेगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मतलब सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे साथ तो क्या, तुम्हारे होठों पर भी किसी का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया और बोली, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप मेरे होठों पर किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं भी मानव के अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकती। क्यों आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? क्यों आए हैं आप इस सृष्टि के पास? कोई प्रलय बनकर नहीं आ सकता। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपके साथ। नहीं होना आपकी। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ये बोलते हुए सृष्टि भी गुस्से से कांप रही थी। उसने अपने आसपास अपना चेहरा घुमाया तो उसे कई लोग वहां पर भीड़ बनकर खड़े होते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों के हाथों में तो फ़ोन भी था। वो एकदम से डर गई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लोगों के सामने ना अपना तमाशा बनाना है और ना आपका मिस्टर राणा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर प्रलय ने अपने आसपास तो नहीं देखा, लेकिन सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और जो मेरे दिल को इस वक्त तकलीफ़ हो रही है वो। सृष्टि बिना किसी भाव के बोली, वो तकलीफ़ मैंने आपको नहीं दी। मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे प्यार कीजिए, और ना ही मुझे आपका प्यार चाहिए। और आइंदा प्लीज़ मेरे साथ इस तरह की बातें मत कीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ एक बॉस और एम्प्लॉई का रिश्ता रखना है तो ठीक, वरना मैं कल से जॉब पर भी नहीं आऊँगी। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपना चेहरा झुका रखा था। प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो सृष्टि के बेहद करीब हुआ और बोला, उसे कद्र मेरी नहीं उस भीड़ की थी जिसका तमाशा बना मैं, पर मोहब्बत मेरी फिर भी उसे किसी की नज़रों में बदकिरदार बनने नहीं देगी। ये बोलकर प्रलय ने सृष्टि का हाथ थामा और उसे लेकर चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई। इस वक्त उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। सृष्टि को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठाकर प्रलय तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन तब तक बहुत से लोगों ने उन्हें देख लिया था, और उनमें से एक थी सृष्टि की ननद बीनी की खास दोस्त कामिनी। कुछ देर बाद प्रलय की गाड़ी सृष्टि के घर से कुछ ही दूरी पर रुकी। सृष्टि चुपचाप अपना चेहरा झुकाकर गाड़ी की सीट पर बैठी थी। प्रलय ने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था, जो सृष्टि के हाथ पर भी लग रहा था, लेकिन सृष्टि ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। जो लड़की किसी को हल्की सी तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी, आज वो उस इंसान का खून बहते हुए बर्दाश्त कर रही थी जिसके दिल में सिर्फ वो खुद थी। और उसके खुद के दिल में भी अब वो शख्स अपना घर बनाने लगा था। लेकिन शायद खुद को सख्त करना इस वक्त सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी था। सृष्टि ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया। तभी प्रलय बोला, मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि तुम्हारी बातें चुपचाप मान ली मैंने। सृष्टि तो इस प्रलय की होकर ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ उसे कौन रोकता है। और रही बात हमारे बीच बॉस एम्प्लाई होने का रिश्ता, तो ये तो कभी ना था, ना होगा, और ना ही कभी मैं होने दूंगा। कल होली पार्टी है, मुझे मेरी दी हुई ड्रेस में मेरी यूनिवर्स होली पार्टी में चाहिए, और नहीं आई तो कल प्रलय खुद को रोक नहीं पाएगा। ये बात याद रखना। उसकी बात सुनकर सृष्टि एकटक उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय ने अब उस पर से अपना हाथ हटा लिया तो सृष्टि तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और आगे की तरफ बढ़ गई।
प्रलय अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा सृष्टि की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक से वो पल घूम गया जब उसने सृष्टि पर अपना हाथ उठाया था। उसने एक बार फिर से अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर दे मारा और गुस्से से बड़ी ही रफ ड्राइविंग करते हुए वहां से चला गया। जब विनी की दोस्त कामिनी सृष्टि और प्रलय के बारे में विनी को बताएगी तो विनी क्या करेगी सृष्टि के साथ? क्या सृष्टि प्रलय के ऑफिस की होली पार्टी में जाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कहानी के एक भी पार्ट को मिस बिल्कुल मत करिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।